अगले दिन रति अपनी डेस्क पर बैठी अपना काम कर रही थी। तभी उसकी नजर अजय पर पड़ी, जो एक लड़की से कुछ बातें करते हुए अपने कैबिन की ओर चला आ रहा था। वो तुरंत उठकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। अजय के कदम रुक गए और वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग काजल। रति आहिस्ता से मुस्कुरा दी और फिर से अपना काम करने लगी। अजय अपने साथ वाले लड़के से बोला, तुम जाकर ये फाइल चेतन साहब के ऑफिस में दे आओ, मैं उनसे फोन पर बात कर लूंगा। उस लड़के ने सिर हिलाया और वहां से चला गया, पर अजय वहीं खड़ा रति को देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही रति की नजर उस पर पड़ी, उसने तुरंत पूछा, कोई काम है सर? अजय ने आहिस्ता से नाम में अपना सिर हिला दिया और तेजी से अपने कैबिन में आ गया। आते ही उसने गहरी सांस ली और फिर पलटकर अपनी डेस्क पर बैठी रति की ओर देखा, जो एक फाइल चेक कर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। वो अभी भी रति को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे वो सब याद आ रहा था जब रति उसकी माँ के साथ भंडारे को संभालने में लगी हुई थी। उसे रति का आरती करना, भगवान को भोग लगाना, भंडारे में सबको प्रसाद परोसना याद आ रहा था। तभी उसके कैबिन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अजय चौंक गया और फिर एक फाइल उठाकर बोला, कम इन। रति अंदर आई और बोली, सर ये फाइल एक बार देख लीजिए। कल कुमकुम के 1000 बक्से इंदौर भिजवाए हैं और 2000 जबलपुर भिजवाए थे, पर मुंबई वाला ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। 5000 बक्से वहां 2 दिन के अंदर भिजवाना है, पर माल तैयार नहीं है। प्लीज आप एक बार फैक्ट्री आ जाइए और मैनेजर साहब से बात कर लीजिए। तुम जाकर पता करो कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। मैं 10 मिनट में आता हूँ, अजय बोला। रति ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। दूसरी ओर एक ऑटो आकर अजय के ऑफिस के बाहर रुकी और शिव उस ऑटो से बाहर आया। रति भी तेजी से बाहर चली आ रही थी। शिव ऑटो वाले को पैसे देने लगा। उतनी देर में रति उसके करीब से निकलकर फैक्ट्री की ओर चली गई। शिव ने ऑटो का किराया देकर अजय के ऑफिस की ओर देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। अजय ने भी अपनी टेबल पर रखी एक फाइल उठाई और अपने कैबिन से बाहर आया। उसने वो फाइल सुनील को दी और बोला, ये अकाउंट डिपार्टमेंट में दे दो। सुनील ने सिर हिलाया और फाइल लेकर चला गया। अजय अपनी घड़ी की ओर देखते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगा। इधर शिव रिसेप्शन पर आकर बोला, अजय साहब से मिलना है। आप कौन है सर? मेरा मतलब कि आपका कोई अपॉइंटमेंट है उनके साथ? रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने पूछा। शिव ने जवाब दिया, जी नहीं, आप उन्हें फोन करके बताइए कि शिव कपूर उनसे मिलना चाहता है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने 2 पल सोचा और फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर अजय को कॉल करने लगी। ट्रिंग ट्रिंग की आवाज तो आ रही थी, पर अजय फोन नहीं उठा रहा था। दूसरी ओर से जब अजय ने फोन नहीं उठाया तो वो लड़की शिव से बोली, सर फोन नहीं उठा रहे हैं, आप प्लीज थोड़ी देर बैठिए, मैं देखती हूँ, शायद सर फैक्ट्री में होंगे। शिव ने परेशान होकर अपनी आंखें बंद की और वहीं रखी एक चेयर पर बैठ गया। वो कुछ देर तो बैठा रहा, पर फिर उठकर आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे खुद ही फैक्ट्री जाकर उनसे मिलना होगा। इतना कहकर वो भी फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर अजय और रति दोनों एक वर्कर से बात कर रहे थे। बात करते हुए अजय उससे बोला, काजल जितना भी स्टॉक में कुमकुम पड़ा है उसकी पैकिंग करवाओ। जी सर। रति स्टोर रूम की ओर बढ़ने लगी। वो बीच में खड़े ट्रक की दाईं ओर से निकलकर स्टोर रूम की ओर जा रही थी और शिव बाएं ओर अजय को तलाश रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर पहले माले पर खड़े अजय पर पड़ी। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। रति स्टॉक रूम में आई और वहां मौजूद वर्करों से बोली, ये सारा कुमकुम पैक करो और बक्से में भरो। कल सुबह ये सारा माल मुंबई के लिए निकलेगा, उसके पहले सारी पैकिंग हो जानी चाहिए। जी मैडम, हम पैकिंग ही कर रहे हैं, शाम तक ये सारा कुमकुम पैक होकर बक्से में भरा हो जाएगा। तभी एक मजदूर बोला। रति मुस्कुरा दी, मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वो 2 कदम ही चली थी कि तभी उसे वहां काम करने वाली एक लड़की ने रोक लिया और कुछ बात करने लगी। शिव भी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा और अजय की ओर बढ़ने लगा। तभी सैंपल चेक करने के लिए एक थाल में कुमकुम ले जा रहे एक मजदूर से वो टकरा गया। थाल उस मजदूर के हाथ से छूट गई, पर तभी शिव ने अपना हाथ बढ़ाकर उस थाल को पकड़ लिया। उस थाल में से थोड़ा सा कुमकुम नीचे खड़ी रति के ऊपर जा गिरा। रति ने तुरंत अपने सिर पर हाथ लगाकर देखा तो उसकी मांग में ढेर सारा कुमकुम भरा हुआ था। उसने ऊपर देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। वो उस लड़की से बोली, स्टोर रूम में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए चाय मंगवाओ।
मैं ये साफ करके आती हूँ। उस लड़की ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। रति ने एक बार फिर से अपनी मांग के सिंदूर की ओर देखा और ऊपर देखते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। शिव उस आदमी को सॉरी कहकर दौड़ता हुआ उस ओर चला गया जहां उसने अजय को देखा था। वो ऊपर बने कैबिन में अजय को तलाशने लगा। अजय गुप्ताजी से बात करते हुए उसकी बगल से निकल गया, पर तभी शिव और अजय दोनों के कदम एक साथ रुक गए और दोनों ने पलट कर देखा। शिव को देखकर अजय हैरान रह गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो तुरंत उसके पास आकर बोला, शिव साहब, आप तो जिंदा हूँ। शिव उसे टोकते हुए बोला। अजय अभी भी हैरानी से उसे देख रहा था। तभी शिव उसकी बांह पर हाथ रखकर बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अजय साहब, अकेले में, अभी और इसी वक्त। जी आइए। वो शिव को वहीं बने अपने कैबिन में ले जाने लगा। कैबिन में जाते हुए वो गुप्ताजी से बोला, मेरे कैबिन में चाय नाश्ता भिजवाए गुप्ताजी, और अगले 1 घंटे तक कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, समझे आप? जी सर, समझ गया। इतना कहकर गुप्ताजी वहां से चले गए। अजय कैबिन में आते ही शिव से बोला, बैठिए शिव साहब। दूसरी ओर गुप्ताजी ने एक लड़के को अपनी जेब से 50 का नोट निकाल कर दिया और बोले, 2 चाय और 2 समोसे और 2 कचौरी लेकर जल्दी आओ। गुप्ताजी। तभी रति ने उसे पुकारा। गुप्ताजी ने रति की ओर देखा और फिर उस लड़की से बोले, तुम जल्दी जाओ और जल्दी आना। वो लड़का दौड़ पड़ा। गुप्ताजी रति के पास आकर बोले, बोलो बेटा, कोई काम है मुझसे? सर कहाँ है? मुझे बात करनी है उनसे, रति बोली। गुप्ताजी ने पलटकर कैबिन की ओर देखा और बोले, सर उस कैबिन में है, कोई मिलने आया है उनसे और उन्होंने किसी को भी उन्हें डिस्टर्ब करने से मना किया है। रति वही खड़ी होकर सोच में पड़ गई, पर गुप्ताजी वहां से चले गए। रति ने कैबिन की ओर देखा और फिर वो भी जाने लगी, पर फिर अचानक उसके कदम रुक गए और उसने फिर से पलटकर कैबिन की ओर देखा। उसने इधर उधर देखा तो पूरे कॉरिडोर में वो अकेली खड़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कैबिन की ओर बढ़ने लगी। उसने कैबिन के दरवाजे पर लगे मिरर से अंदर देखा तो उसे अजय तो नजर आया, पर उसके सामने कौन बैठा है वो उसे नजर नहीं आया, क्योंकि शिव रति की ओर पीठ करके बैठा हुआ था। तभी अचानक अजय की नजर उस पर पड़ गई। उसके देखते ही रति तुरंत दीवार से सटकर खड़ी हो गई और फिर वहां से चली गई। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड शिव साहब, आप जिंदा हैं और हर तरफ ये खबर फैली हुई है कि आप अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, अजय बोला। मेरे भाई ने तो मुझे मार ही दिया था अजय साहब, पर किसी की बेइंतहा मोहब्बत ने मुझे बचा लिया, शिव ने पलटकर जवाब दिया। अजय उसे हैरानी से देखने लगा। शिव उठकर खड़ा हुआ और बोला, आपको याद है अजय साहब, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको अपना दोस्त समझूं, तो आज मैं अपने उसी दोस्त से मदद मांगने आया हूँ। अजय तुरंत अपनी चेयर से उठा और उसके पास आकर बोला, बोलिए ना शिव साहब, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? उस रोज आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जिंदगी बचाई थी। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से, इसलिए आपके लिए कुछ कर सकूं, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। शिव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा लगा ये देखकर कि इस मतलबी दुनिया में जहाँ दौलत के लिए भाई भाई की जान का दुश्मन बन जाता है, वहाँ आपके जैसे लोगों की वजह से इंसानियत आज भी जिंदा है। अजय मुस्कुरा दिया। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए शिव साहब, पर फिर भी जानना चाहता हूँ कि आखिर आप जैसी इतनी बड़ी शख्सियत को मेरे जैसे मामूली सी बिजनेसमैन की मदद की जरूरत आखिर पड़ कैसे गई? अजय बोला। शिव ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, जरूर बताऊंगा, पर इस वक्त मेरे पास आपको अपनी कहानी सुनाने का वक्त नहीं है। 3 दिन बाद शक्ति कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाला है और मुझे उसे उस कुर्सी पर बैठने से रोकना है, क्योंकि अगर शक्ति उस कुर्सी पर बैठ गया तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। मेरे पापा और दादाजी की बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वक्त आने पर खुद आपको सब कुछ बताऊंगा। बताइए शिव साहब, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? तभी अजय बोला। शिव ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा, पर वो कुछ कह पाता उसके पहले ही किसी ने कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, अजय बोला। तो एक लड़का हाथों में ट्रे पकड़े अंदर आया। उसने चाय नाश्ता टेबल पर रखा और वहां से चला गया। अजय ने शिव को बैठने का इशारा किया। चेयर पर बैठते ही शिव कुछ सोचने लगा। तभी अजय बोला, आपकी वाइफ के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने। ये जानकर दुख हुआ मुझे कि आपकी झूठी मौत की खबर सुनकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरी पत्नी भी जिंदा है अजय साहब। तभी शिव बोला।
अजय उससे हैरानी से देखने लगा। शिव टेबल पर रखा पेपर वेट घुमाते हुए बोला, मुझ पर और मेरी पत्नी पर बाबा महाकाल का हाथ है अजय बाबू। शायद इसलिए दोनों को ही नर्मदा मैया में वापस लौटा दिया। शिव साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप क्या कह रहे हैं? आपकी मौत की खबर के बाद ही आपकी पत्नी की भी मौत की खबर अखबारों में आई थी, और आप ये कह रहे हैं कि वो भी आपकी ही तरह इतनी उफनती नदी में गिरने के बाद भी बच गई है। हाउ इज दिस पॉसिबल? महादेव का हाथ हो अगर आप पर तो सब कुछ पॉसिबल है अजय साहब। रति जिंदा है और यही इसी शहर में कहीं है। शिव के इतना कहते ही अजय बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। शिव ने चाय का कप उठाया और बोला, उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा, पर उससे पहले मुझे शक्ति को उसके मकसद में कामयाब होने से रोकना है, और उसे एमडी बनने से रोकने के लिए मुझे अरुण अंकल की मदद चाहिए होगी। अरुण अंकल? अजय ने पूछा। शिव ने चाय का एक घूंट पिया और बोला, उनके पास मेरी कंपनी के 25% शेयर है जो मुझे चाहिए, इसलिए आपको उन्हें किसी भी बहाने से आज ही यहाँ बुलाना होगा। पर मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ, वो मेरे कहने से यहाँ क्यों आएंगे? आप उनसे ये कहेंगे कि आप यहाँ बनने वाले पुल का कॉन्ट्रैक्ट फिर से उनकी कंपनी को दिलवाने में उनकी मदद कर सकते हैं, पर उन्हें आज ही यहाँ आना होगा, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए। शिव बोला। अजय को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिव उसे सारी बात समझाने लगा। दूसरी ओर रति वॉशरूम में आई। उसने खुद को आईने में देखा तो उसकी मांग में कुमकुम भरा हुआ था। उसने उस कुमकुम को छू कर देखा और मन ही मन बोली, ये कुमकुम कहीं इस बात का इशारा तो नहीं महादेव कि मेरे शिव यही कहीं मेरे आसपास है, मेरे बहुत करीब है? कहीं मेरी तरह उनकी नजरें भी मुझे तो नहीं ढूंढ रही है? क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे पता करूं कि शिव कहाँ है? रति यही सब सोच रही थी कि तभी किसी ने वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। रति ने अपनी साड़ी के पल्ले से कुमकुम साफ किया और बाहर आई। काजल दीदी, आपके लिए फोन आया है, गुप्ता जी आपको बुला रहे हैं, 12 साल का एक बच्चा बोला। रति दौड़ती हुई फिर से फैक्ट्री पहुंची तो उसे देखते ही गुप्ता जी बोले, काजल बेटा तेरे लिए फोन है, बात कर ले। रति ने भागकर रिसीवर उठाया और बोली, हेलो गौरी, शिव आ गए क्या? उसका सवाल सुनकर गौरी उदास हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो रति से क्या कहें। तभी रति ने फिर से पूछा, गौरी शिव लौट आए हैं, यही बताने के लिए तूने मुझे फोन किया है ना? गौरी खुद को संभाल कर बोली, नहीं रति, शिव नहीं लौटा। मैंने तो तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि शक्ति के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की न्यूज आते ही कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो शिव का परिवार बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। शिव नहीं लौटा, ये सुनकर रति को बहुत तकलीफ हुई, पर उसने खुद को संभाला और बोली, तू फिक्र मत कर गौरी, पापा और अरुण अंकल मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, और मेरा दिल कहता है कि शिव भी जल्दी ही लौट आएंगे, और फिर तू देखना, उनके लौटते ही हमारी कंपनी फिर से अपने मुकाम पर आ जाएगी। गौरी ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कल शिव के जन्मदिन पर तू महाकाल मंदिर गई होगी, है ना? कैसे नहीं जाती, शिव अपने जन्मदिन पर हर साल सबसे पहले महाकाल बाबा का आशीर्वाद ही तो लेते हैं, तो उनके पास ना होने पर अपने बच्चे को उनका आशीर्वाद कैसे ना दिलाती? तू जानती है ना शिव को, जिस दिन उन्हें ये पता चलता कि वो पापा बनने वाले हैं, वो सबसे पहले मुझे लेकर उनके दरबार ही जाते। रति बोली। गौरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रति, अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे तुरंत फोन करना, जरा सी भी तकलीफ मत उठाना, समझी? समझ गई। रति मुस्कुराते हुए गौरी से बातें करने लगी। तभी शिव अजय से बात करते हुए कैबिन से बाहर आया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।